नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सही ट्रेड में। मैं हूं सचिन और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक का रिसर्च कैसे किया जाता है। बहुत सारे स्क्रीनर अवेलेबल है, टिकर टेप जैसे वेबसाइट अवेलेबल है, screener.com जैसे वेबसाइट अवेलेबल है, लेकिन एक्चुअल में स्टॉक ढूंढने के लिए आपको उसके लिए क्या फिल्टर्स लगाने होते हैं इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार, हौसला बढ़ता है इससे। तो बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक मार्केट में आते हैं। ऐसे नहीं कि सारे लोग ट्रेडर होते हैं, बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट के लिए भी आते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं शुरुआत में। अगर कोई बिगिनर्स है तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए सिलेक्शन करना मतलब क्या होता है। बहुत लोगों का कैसा होता है कि स्टॉक उन्होंने ले लिया होता है शॉर्ट टर्म के लिए, 1-2 महीने तक रखने वाले होते हैं, 10-12% का गेन होने के बाद वो निकल जाने होते हैं। लेकिन स्टॉक में गिरावट आती है और वो होल्ड करके रख देते हैं और बाद में आके बोलते हैं कि नहीं तो भाई हमने तो ये लॉन्ग टर्म के लिए रखा है। लेकिन क्या सच में ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए रखा था उनने? ये उनको खुद से थोड़ा सा पूछना चाहिए। तो एक्चुअल में किस तरीके से इसका रिसर्च किया जाता है? तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि सेक्टर के ऊपर फोकस करना है। अब अगर निफ्टी 50 आप खोल के देखोगे तो स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा कि इतने सारे सेक्टर्स हैं निफ्टी 50 में। फाइनेंस है, ऑयल एंड गैस है, सीमेंट सेक्टर है, कंज्यूमर गुड्स है, उसके बाद टेलीकम्युनिकेशन है। बहुत सारे सेक्टर्स आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन उसमें से आपको सिर्फ 4 फोकस सेक्टर करने होते हैं। अगर आप थोड़ा सा आपका रिसर्च कम करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है, निफ्टी 50 की अगर बात करें तो आपको जिसमें ज़्यादा परसेंटेज दिखाई दे रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा परसेंटेज जिसको दिए, वेटेज जिसको ज़्यादा दिया है, उसके ऊपर फोकस करना है। सबसे पहले तो फाइनेंस का है, उसके बाद आता है आईटी सेक्टर, उसके बाद ऑयल एंड गैस आता है और उसके बाद कंज्यूमर एंड गुड्स आता है। तो ये 4 सेक्टर के ऊपर आप फोकस करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन हमें तो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक चाहिए, तो सिर्फ 4 सेक्टर के ऊपर फोकस नहीं कर सकते, डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो बनाना है हमें। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि बेसिक से शुरू करना होगा। मान लीजिएगा कोई नई सिटी बन रही है या फिर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आजकल देश में बहुत सारी चीज़ें हो रही है, मेट्रो बन रही है, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही है। तो बेसिक थिंग्स से शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले अगर किसी सिटी को स्मार्ट सिटी बनाना है या डेवलप करना है तो सबसे पहले वहाँ पे क्या चाहिए होता है? रोड चाहिए होता है। तो रोड बनाने के लिए सबसे पहले तो लगता है सीमेंट, उसके बाद स्टील लगता है। तो ये 2 सेक्टर आपके यहाँ पे निकल के आ गए। तो सीमेंट सेक्टर के ऊपर आप फोकस कर सकते हो या फिर स्टील सेक्टर के ऊपर फोकस कर सकते हो। हालांकि स्टील सेक्टर के ऊपर फोकस करने के लिए आपको बाकी सारी कमोडिटीज़ का भी ध्यान थोड़ा सा होना चाहिए। चाइना में स्टील का किस तरीके से इंपोर्ट हो रहा है या फिर रेट क्या है, वो सारी चीज़ें आपको स्टील के लिए देखनी पड़ती है। अब नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। तो रोड तो बन गई, रोड बनेगी तो उसके ऊपर कार्स आएगी, कार चलेगी, ट्रक्स वगैरह चलेंगे, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर के बारे में आप देख सकते हो। उसके बाद लॉजिस्टिक आएगा, यहाँ से वहाँ सामान पहुँचाना है, लॉजिस्टिक के स्टॉक आप देख सकते हो, लॉजिस्टिक का सेक्टर देख सकते हो। लॉजिस्टिक आएगा तो कार्स रोड पे चलेगी, तो उसके साथ साथ उसके लिए फ्यूल का भी आ गया। ऑयल एंड गैस सेक्टर, पेट्रोल पंप भी होंगे ना रोड के ऊपर, या फिर ऐसे ही कार चलाओगे। आजकल तो इलेक्ट्रिक की भी आप एक नया सेक्टर देख सकते हो कि चार्जिंग सेक्शन जो होंगे वो रोड के ऊपर बनने चालू हो जाएंगे। तो ये 2 सेक्टर के ऊपर आप वहाँ पे फोकस कर सकते हो। उसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट का सेक्टर, क्योंकि अगर सिटी अच्छे से बन रही है और रोड अच्छे से बन गई है तो रियल एस्टेट वाले कहाँ पीछे रहने वाले हैं? वहाँ पे कंस्ट्रक्शन होगा पूरी तरीके से। यहाँ पर क्या होगा कि बिल्डिंग्स वगैरह बनेगी और बिल्डिंग्स बनने के बाद लोग वहाँ पे रहने आएंगे, उसके बाद लोगों को खाने के लिए कुछ लगेगा, तो फूड एंड बेवरेजेस का सेक्टर आ गया। तो इस तरीके से सेक्टर आपको क्या करने होते हैं, थोड़ा से सोचना पड़ता है कि थोड़ा ब्रॉड वे में सोचेंगे कि एक बड़ी सिटी बन रही है और उसके हिसाब से आपको इस तरीके से सेक्टर आपको डिवाइड करने होते हैं। अब ये डिफरेंट सेक्टर्स के लिए हम थोड़ा सा सेक्टर जो नीड्स होते हैं सेक्टरियल हमने एनालिसिस कर ली। लेकिन एक्चुअल में आपको सेक्टर का जो होता है वो तो हमने तय कर लिया कि डिफरेंट सेक्टर हमने यहाँ पे देख लिए और हमको पता चल गया कि भाई लास्ट एंड तक आपको टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर तक जाना है, क्योंकि उसकी भी ज़रूरत पड़ने वाली है। ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो आपको उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। लेकिन उसके बाद क्या? पहले तो हमने पूरे सेक्टर देख लिए, उसके बाद हमने डिफरेंट थोड़े एस्पेक्ट्स में डाल के उसको सेक्टर देख लिए कि आगे बढ़ना है तो इस सेक्टर के बाद इस सेक्टर के बाद ऐसे आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है। लेकिन एक उसमें से सेक्टर आपको अगर सिलेक्ट करना होगा तो सबसे बेसिक्स नीड्स जो होती है वो सेक्टर आपको सिलेक्ट करना होता है। अब बहुत सारे लोगों की जो बेसिक्स नीड्स होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो खाना, फूड सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आप FMCG सेक्टर को चूज़ कर सकते हो या फिर
इंफ्रास्ट्रक्चर और भी 2-3 सालों में उस वहाँ पे बढ़ने वाला है, तो आप सीमेंट या स्टील सेक्टर के बारे में सोच सकते हो। जो आप वहाँ पे डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हो या फिर आपको लगता है कि आगे आने वाले दिनों में या फिर आने वाले बजट में इस सेक्टर के ऊपर खास फोकस हो सकता है, तो उस सेक्टर को आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो आपका एक सेक्टर भी वहाँ पे आ गया। एक से ज़्यादा भी सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आपको सीमेंट में इन्वेस्ट करना है, आपको एफएमसीजी में इन्वेस्ट करना है, आपको टेलीकॉम में इन्वेस्ट करना है। जैसे कि अभी 5G नेटवर्क का अनाउंसमेंट हो गया है और अगले महीने से 5G नेटवर्क कुछ जगहों पे शुरू भी होने वाला है, तो आप उस सोच में जा सकते हो और देख सकते हो कि 5G नेटवर्क में कौन कौन सी कंपनियां अग्रेसर है और उस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट के लिए सोच सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा फिल्टर जो होगा वो लगाना होगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सीमेंट सेक्टर मैंने निकाल दिया और तुरंत जाके सीमेंट के सारे स्टॉक खरीद लिए, तो ये तो एक साइड का पोर्टफोलियो हो जाएगा ना। तो डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो बनाना है, और सारी सीमेंट कंपनियां या फिर सारी स्टील कंपनियां या फिर सारी टेलीकॉम कंपनियां अच्छा रिटर्न देगी इसकी गारंटी भी नहीं है। आप वोडाफोन का हाल देख रहे हो कि वोडाफोन किस तरीके से डाउन हो गया है, उसके ऊपर थोड़े से ड्यूज भी है और कंपनी का स्टॉक प्राइस भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि सेक्टर सिलेक्ट कर लिया तो सेक्टर के सारे आपको जो है स्टॉक खरीद लेने हैं, उसमें भी आपको फिल्टर लगाना है। अब फिल्टर लगाने के लिए आप 2 वेबसाइट का यूज़ कर सकते हो, या तो आप टिकरटेब यूज़ कर सकते हो या तो आप screener.com यूज़ कर सकते हो। मैं पर्सनली यहाँ पे screener.com यूज़ करता हूँ, क्योंकि आसानी से सारा जो एनालिसिस है मेरे सामने आ जाता है। अब जैसे कि आप यहाँ पे screener.com का स्क्रीन देख रहे हो, screener.com यहाँ पे ओपन हो गया है। तो यहाँ पे जाने के बाद आपको क्या करना होता है, स्क्रीनर के ऊपर सेलेक्ट करना होता है। स्क्रीनर के ऊपर जैसे ही सिलेक्ट करते हो तो आपको 5 फिल्टर लगाने हैं। ये 5 फिल्टर आपको हमेशा लॉन्ग टर्म स्टॉक के लिए लगाने होते हैं। ये 5 फिल्टर, सबसे पहला फिल्टर है कि अगर आपने कोई सेक्टर सिलेक्ट किया है, स्क्रीनर वेबसाइट पे आप अगर राइट साइड में देखोगे तो सेक्टर का पूरा आपको यहाँ पे नाम जो है वो लिख के आता है। ऑटोमोबाइल सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर है, कंज्यूमर गुड्स सेक्टर है, बहुत सारे सेक्टर यहाँ पे आते हैं। तो आप कौन सा सेक्टर सिलेक्ट करना चाहते हो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। सिलेक्ट जैसे ही आप सेक्टर करते हो, सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने पूरी लिस्ट ओपन हो जाती है। अब यहाँ पे ऑलरेडी मैंने 5 जो पैरामीटर्स है वो सिलेक्ट करके रखे हुए हैं। सबसे पहला पैरामीटर यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है वो है मार्केट कैपिटलाइजेशन का। जो भी सेक्टर आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया है उसमें जो स्टॉक होगा वो मार्केट लीडर होना चाहिए। अगर आप एफएमसीजी सिलेक्ट करते हो तो उसका मार्केट लीडर होना चाहिए। आईटी सेक्टर सिलेक्ट करते हो तो आईटी का मार्केट लीडर होना चाहिए। कंज्यूमर गुड्स का देखते हो या फिर ऑयल एंड गैस का देखते हो तो उसका मार्केट लीडर होना चाहिए। तो मार्केट लीडर आपको कैसे पता चलेगा, मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको वहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। तो पहला फिल्टर हो गया मार्केट कैपिटलाइजेशन का। दूसरा फिल्टर हमें यहाँ पे लेना है कैश फ्लो, उसके पास कितना है, फ्री वाला कैश फ्लो। डेट कम होना चाहिए और फ्री वाला कैश फ्लो आपके यहाँ पे कितना है। उस कंपनी में अगर कैश फ्लो अच्छे तरीके से है, उसके ऊपर ज़्यादा कर्जा नहीं है, तो वो कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंशियल सबसे स्ट्रॉन्ग रख सकती है। ऐसा एक पैरामीटर हम यहाँ पे मानते हैं। तो कैश फ्लो का एक सेक्टर आपको सिलेक्ट करना है, सेक्शन जो है आपको सिलेक्ट करना है फ्री कैश फ्लो। जिसमें ज़्यादा होगा उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उसके साथ साथ आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन भी देखना है। तो 2 फिल्टर हो गए। तीसरा फिल्टर हमारा यहाँ पे है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी, उनके जो शेयर्स है वो इक्विटी के शेयर्स है, उसके ऊपर उनका रिटर्न कितने % का आता है, और 15% का यहाँ पे रिटर्न आना चाहिए। ऑन एन एवरेज 15% का रिटर्न काफ़ी अच्छा माना जाता है। 15% से अगर ज़्यादा होगा तो वो भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो 15% के ऊपर या फिर 15% के आसपास वाले जो स्टॉक है रिटर्न ऑन इक्विटी के, वो आपको वहाँ पे सिलेक्ट करने होते हैं। 3 फिल्टर मैंने आपको बता दिए। चौथा फिल्टर बताने से पहले कमेंट में बताइएगा कि ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मुझे भी पता चले कि हमारा वीडियो इंडिया में कहाँ कहाँ तक पहुँच रहा है और कहाँ से लोग हमें देख रहे हैं। तो आते हैं चौथे फिल्टर के ऊपर। चौथा फिल्टर है सेल्स ग्रोथ। आपको फिल्टर लगाना है 5 साल की सेल्स ग्रोथ, और ये 5 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो 15% से ज़्यादा होनी चाहिए या फिर 15% के आसपास होनी चाहिए। अगर कंटिन्यूसली 5 साल की सेल्स ग्रोथ जो 15% के आसपास आती है तो एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंपनी है, ऐसा उसे हम बोल सकते हैं। तो वो आपको फिल्टर यहाँ पे लगा देना है और उसकी मदद से आप यहाँ पे देख सकते हो कौन कौन सी कंपनियाँ यहाँ पे लिस्ट होके आ गई है पर्टिकुलर सेक्टर की। लास्ट जो पॉइंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है या फिर फिल्टर हम इसे बोल सकते हैं, तो वो होता है ROC, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये जो सेक्टर है, ये जो पूरा फिल्टर है, ये आपको लगाना है हायर द ROC हायर इज द बेटर।
मतलब जितना ज़्यादा होगा उतना बेटर होगा। 15% या 20% तक ROCE निकल जाती है या फिर पहुंच जाती है। 10% से ज़्यादा आप पकड़ सकते हैं सेफ साइड। आपको बहुत सारी अच्छी कंपनियां भी होंगी, वो उसके 10% के आसपास ही ROCE दिखाई देगी। लेकिन 10 से 15% की ROCE की कंपनी आप सिलेक्ट करते हो तो काफ़ी अच्छा आपके लिए फिल्टर बन जाता है और उस कंपनी में पोटेंशियल ग्रोथ के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। वो आपको फिल्टर जो होता है वो सिलेक्ट करना होता है। अब ये 5 फिल्टर सिलेक्ट करने के बाद भी कुछ चीज़ें बच जाती है। ऐसे नहीं कि मैंने फ़िल्टर लगा दिए और मेरे सामने लिस्ट आ गई है पूरी, आप यहाँ पे लिस्ट देख सकते हो और उस लिस्ट में से कोई भी स्टॉक मैं खरीद लूँगा। नहीं, थोड़ा वेट कर रहा है, अभी थोड़ा सा बाकी है। आपके सामने फ़िल्टर लग गए हैं। screener.com की मदद से आपको बहुत सारे स्टॉक की लिस्ट यहाँ पे मिल गई है, लेकिन उसमें भी आपको थोड़ा सा और एनालिसिस करना है क्योंकि हम लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक खरीद रहे हैं। और अगर आप वॉरेन बफेट साहब को फॉलो करते हो तो एक स्टॉक को पूरा एनालाइज करने के लिए वो 1 साल ले लेते हैं। तो आप 5 फिल्टर की मदद से तो नहीं करोगे, थोड़ा सा तो मेहनत और करना पड़ेगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी स्टॉक आप सिलेक्ट करते हो उसका आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना है। अब फंडामेंटल एनालिसिस में आप डिफरेंट रेशोज चेक कर सकते हो, जैसे कि EPS हो गया, PE रेशो हो गया, PB रेशो हो गया। तो डिफरेंट रेशोज जो आपको होते हैं वो सिलेक्ट चेक करने होते हैं। उसके बाद कंपनी का एनुअल रिपोर्ट पढ़ना होता है, मैनेजमेंट का डिस्कशन पढ़ना होता है, जो कौन होते हैं रिजल्ट के बाद वो आपको देखने होते हैं, बैलेंस शीट चेक करनी होती है। तो ये फंडामेंटल्स का पार्ट आपको करना है। आपका जो सेक्टर सिलेक्ट हो गया, उसके बाद स्टॉक सिलेक्ट हो गया और स्टॉक सिलेक्ट होने के बाद ये जो 5 फिल्टर है, 5 फिल्टर में आपका अगर स्टॉक अच्छा आ गया तो वो स्टॉक का आपको पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करना है। ये सारी चीज़ें आपको करने के बाद कंपनी का वैल्यूएशन चेक करना है। कंपनी अगर हाई वैल्यू है तो आप उससे अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी वैल्यूएशन कंपनी का बहुत ज़्यादा हो गया है। कंपनी अगर फेयर वैल्यू है तो आप उसे खरीद सकते हैं, अंडर वैल्यू है तो आप उसे खरीद सकते हैं। वैल्यूएशन के लिए आप डिफरेंट पैरामीटर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि PE रेशो का पैरामीटर हो गया या फिर प्रॉफिट सेल्स का या फिर डेट कितना है, डेट टू इक्विटी रेशो का आप पैरामीटर यूज़ कर सकते हैं। तो डिफरेंट पैरामीटर्स आप उसे यूज़ कर सकते हैं और उस कंपनी का वैल्यूएशन निकाल सकते हैं। और वैल्यूएशन निकालने के बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ करनी है कि थोड़े से टेक्निकल्स देख लेने हैं। वैसे तो लॉन्ग टर्म जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं वो इतना ज़्यादा टेक्निकल्स में जाते नहीं है क्योंकि उनको कंपनी से मतलब होता है, कंपनी किस तरीके से बिहेव करेगी इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। लेकिन टेक्निकल्स देखने भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको टेक्निकल एनालिसिस में 200 डे मा देखना है, 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अगर उसके ऊपर स्टॉक प्राइस ट्रेड कर रही है तो वो स्टॉक थोड़ा सा बुलिश माना जाता है, उसके नीचे अगर स्टॉक प्राइस ट्रेड कर रही है तो वो स्टॉक थोड़ा सा बेरिश माना जाता है। तो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का आप इस्तेमाल कर सकते हो और मैं जिसका इस्तेमाल करता हूँ वही आपको बोल रहा हूँ। ज़्यादा इंडिकेटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करने वाला बंदा हूँ तो मैं सिर्फ मूविंग एवरेज यूज़ करता हूँ, वो भी 200 डे मा स्टॉक का ट्रेंड पता करने के लिए। और दूसरा चीज़ मैं जो यूज़ करता हूँ वो है RSI की वैल्यू आपको देखनी है। RSI बिलो 30 होगा तो वो ओवरसोल्ड स्टॉक है और RSI अबव 70 होगा तो ओवरबॉट स्टॉक है, ऐसा हम यहाँ पे मानते हैं। तो सिर्फ 2 ये टेक्निकल एनालिसिस के इंडिकेटर आपको देखने हैं। बाकी प्राइस एक्शन देखने के लिए आपको बहुत सारे वीडियोस यहाँ पे मिल जाएंगे, किस तरीके से चार्ट एनालिसिस की जाती है। लेटेस्ट वीडियो मैंने बनाया है, वो भी आपको आप देख सकते हो। इंट्राडे के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए आपको बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर जो होता है वो टेक्निकल जो प्राइस एक्शन होती है वो देखनी होती है। लेकिन बेसिक्स जो होता है वो आपको ये सारी चीज़ें रिसर्च करने के लिए होती है। तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप जाओगे, जो मैंने स्टेप बताया है वो आप अगर फॉलो करोगे तो आप एक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक सर्च कर सकते हो और उसमें इन्वेस्टमेंट आपकी कर सकते हो। बाकी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में आप आपके डाउट्स पूछ सकते हैं। मैं हर एक डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगा। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।